1989 की गर्मियों में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता की सड़कों पर एक अदृश्य भय का साया मंडराने लगा। वह दौर था जब शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी के नीचे फुटपाथों पर सोने वाले गरीबों और बेघरी एक रात में खत्म हो जाती थी। एक अज्ञात हत्यारा, जिसे अखबारों ने स्टोन मैन नाम दिया, भारी पत्थरों से सिर कुचलकर कम से कम 13 की हत्या कर चुका था। ये हत्याएं जून से दिसंबर 1989 तक फैलीं और आज भी यह भारत के सबसे बड़े अनसुलझे सीरियल किलिंग केसों में से शुमार है। स्टोन मैन की कहानी न सिर्फ अपराध की क्रूरता दर्शाती है, बल्कि समाज की असमानताओं और पुलिस की नाकामी को भी उजागर करती है। यह कांड मुंबई के स्टोनमैन हत्याकांड से प्रेरित माना जाता है, जो 1985 से 1988 के बीच हुए थे। वहाँ 12 बेघरों को इसी तरह पत्थरों से मारा गया था, लेकिन कलकत्ता में यह नया अध्याय था। पहली हत्या 4 जून 1989 को हुई। पीड़िता एक महिला थी जो अवैध शराब बेचने वाली थी। वह हावड़ा ब्रिज के पास फुटपाथ पर सो रही थी। सुबह जब लोग जागे तो उसका सिर कुचला हुआ मिला, खून से सना हुआ मिला। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि मौत का कारण सिर पर भारी चोट थी। एक 30 किलोग्राम तक के पत्थर या कंक्रीट स्लैब से। कोई चोरी नहीं, कोई निशान नहीं, बस मौत। पुलिस ने इसे संयोग माना, लेकिन अगली हत्याएं जल्दी ही पैटर्न बना गईं। 4 जुलाई को दूसरी हत्या, एक भिखारी उसी इलाके में। फिर 11 सितंबर तक 7 हत्याएं, सभी बेघर, सभी रात में सोते हुए, सभी सिर पर पत्थर का प्रहार। स्टोन मैन का नाम अखबारों को दिया जब पुलिस ने 7वीं हत्या को स्वीकार किया। सितंबर 1989 तक कुल 13 शव मिल चुके थे। अधिकांश हत्याएं सेंट्रल कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज के आसपास हुईं। पीड़ितों में भिखारी, रेहड़ी पटरी वाले, मजदूर, वो लोग जो रातें सड़कों पर काटते थे। कोई चश्मदीद नहीं, कोई चीखें नहीं। हत्यारा रात के अंधेरे में आता, एक ही वार में काम तमाम करता और गायब हो जाता। शहर में दहशत फैल गई। फुटपाथों पर सोने वाले लोग डर से इकट्ठा सोने लगे। महिलाएं और बच्चे घरों में कैद हो गए। अखबारों के पन्ने स्टोन मैन की खबरों से भर गए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, एक अदृश्य राक्षस कलकत्ता की सड़कों पर घूम रहा है। पुलिस पर दबाव बढ़ा। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर एस सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टोन मैन नाम गढ़ा, जो बाद में उनकी मुसीबत बना। पुलिस ने 2 चरणों में ऑपरेशन चलाया। पहले फुटपाथ वासियों की सुरक्षा, फिर हत्यारे की तलाश। मध्य रात्रि गश्तें बढ़ाई, संदिग्धों को पकड़ा। कुल 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियां। डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स लगाए गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई फिंगरप्रिंट, कोई डीएनए। हत्याएं अचानक रुक गईं। नवंबर 1989 के बाद कोई केस नहीं। पुलिस इस नाकामी के पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा, पीड़ितों की सामाजिक स्थिति। ये कम प्रोफाइल लोग थे, कोई परिवार नहीं, कोई रिपोर्टिंग नहीं। शुरुआती हत्याओं को संयोग माना गया। कमिश्नर सिंह ने बाद में स्वीकार किया कि गरीबों की मौत पर ध्यान कम दिया जाता था। फिर हत्यारा चालाक था। हमले आधी रात या भोर से पहले होते, जब सड़कें वीरान होती, पत्थर आसानी से उपलब्ध, नदी किनारे या निर्माण स्थलों से। पुलिस ने हत्यारे को लंबा, मजबूत कदकाठी का मान लिया, शायद मानसिक रूप से अस्वस्थ। कुछ अफसरों ने तांत्रिक होने की थ्योरी दी, लेकिन सब बेबुनियाद। क्या यह व्यक्ति था एक, या कॉपी कैट गैंग? मुंबई से कनेक्शन, सब सवाल अनुत्तरित। स्टोन मैन की पहचान आज भी रहस्य है। थ्योरीज अनगिनत। शायद हत्यारा मर गया, जेल में चला गया, या जगह छोड़ दिया। कुछ का मानना है कि यह सामाजिक विद्रोह था, गरीबी के खिलाफ चुप्पी तोड़ने का। लेकिन सच्चाई यह है कि 13 जिंदगियां व्यर्थ चली गईं। यह कांड भारतीय अपराध इतिहास का काला अध्याय है, जो दर्शाता है कि कैसे समाज के हाशिए पर जीने वाले लोग सबसे असुरक्षित होते हैं। इस घटना ने संस्कृति को भी प्रभावित किया।
सन 2009 में बॉलीवुड की फिल्म द स्टोन मैन मर्डर्स बनी, जिसमें के मेनन ने पुलिस वाले का रोल किया। 2011 की बंगाली फिल्म वैशे श्रावण ने भी इसी से प्रेरणा ली। आज भी कोलकाता में कभी कभी स्टोन मैन जैसी हत्याएं सुर्खियां बटोरती हैं, जैसे 2021 में एक युवक की मौत। लेकिन असली स्टोन मैन वह अब भी रातों की परछाई है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या न्याय कभी मिलेगा, या स्टोन मैन की तरह यह रहस्य हमेशा अनसुलझा रहेगा। कलकत्ता की सड़कें आज भी चुपचाप गवाही देती हैं उन अनकहे दर्दों की। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले, जो लोग नहीं रहे हैं, और जिसने भी ये कुकर्म किया है वह पकड़ा जाए और उसको बहुत ही बुरा उसके साथ बर्ताव हो, जैसे उसने सबके साथ किया।